नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा सीट की गहराई में उतर रहे हैं। खड्डा, सीट नंबर 329। हाँ, ये कुशीनगर जिले में है और इसकी एक खास बात ये भी है कि ये नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास है। बिल्कुल, तो इसका अपना एक अलग मतलब सामरिक और राजनीतिक महत्व तो है ही। निश्चित रूप से। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर आज हम खड्डा के इस पूरे राजनीतिक सफर को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आजादी के बाद से अब तक क्या बदला, कौन विधायक बने, हाँ, कौन चेहरे आए गए, कौन सी पार्टियां हावी रहीं और सबसे जरूरी वहां के लोगों के मतलब असल मुद्दे क्या रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये देखना भी मतलब काफी रोचक होगा कि कैसे दिल्ली और लखनऊ की जो राजनीतिक हवा है उसका असर इस सीमावर्ती तराई वाले इलाके पर कैसे पड़ा, और साथ ही जो लोकल मुद्दे हैं जैसे गन्ना किसानों की दिक्कतें हैं, बाढ़ का भी खतरा रहता है उधर, और हाँ जाहिर है जातिगत समीकरण, इन सब ने मिलकर वहाँ की पॉलिटिक्स को कैसे शक्ल दी है। ये सिर्फ चुनावी हार जीत का हिसाब नहीं है, ये कहानी है बदलते सामाजिक राजनीतिक ताने बाने की, और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कैसे बनी रहीं। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है इस सीट का नाम हमेशा से खड्डा नहीं था, सही? सही पकड़ा आपने। पहले इसे नौरंगिया कहते थे। खड्डा नाम तो काफी बाद में आया है। अच्छा, नौरंगिया। तो इसकी शुरुआती दिनों की बात करते हैं। 70 के दशक में, 1970s में क्या माहौल था वहाँ? जो जानकारी है वो यह बताती है कि 1974 में भारतीय जनसंघ पार्टी के श्री नारायण, हाँ, बुलाई भाई, लोगों ने इसी नाम से ज्यादा जानते थे। हाँ, बुलाई भाई वो विधायक चुने गए थे। ये वो टाइम था जब जनसंघ मतलब नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। बिल्कुल। जनसंघ जो बाद में चलकर बीजेपी बनी, तो बुराई भाई की जीत उस समय के हिसाब से अहम थी। फिर आया 1977 का साल, इमरजेंसी के बाद वाला। हाँ, इमरजेंसी के ठीक बाद देश में कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त लहर थी और जनता पार्टी बनी थी। और उसका असर नौरंगिया पर भी दिखा। बिल्कुल दिखा। 1977 में भुलाई भाई फिर जीते, लेकिन इस बार जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर। ये जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उस बड़े बदलाव का संकेत थी जो पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में महसूस हो रहा था। कांग्रेस के दबदबे को सीधी चुनौती थी ये। लेकिन ये जनता पार्टी वाला दौर भी मतलब बहुत लंबा नहीं चला। नहीं, और फिर 80s में, 1980 में एक बड़ा बदलाव आया जिसने वहां का चुनावी गणित ही बदल दिया शायद। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं ना? हाँ। 1980 में ये सीट अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए रिजर्व हो गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। आरक्षण लागू होने से पार्टियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, नए समीकरण बने। तो नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस जो 77 में हारी थी, क्या वो वापस आई? हाँ, आरक्षण लागू होने के फौरन बाद 1980 के चुनाव में कांग्रेस आय के महेश प्रसाद विधायक बन गए। तो अगर हम शुरुआती दौर देखें, 70 और 80 का दशक, तो हमें जनसंघ, जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिखती है, जिसमें आरक्षण ने एक मतलब नया और डिसाइडिंग फैक्टर जोड़ दिया। इसने चुनावी राजनीति का मिजाज ही बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं 90s की तरफ। 90 का दशक, ये तो पूरे यूपी के लिए भारी उथल पुथल वाला था। ओ हाँ, बिल्कुल। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, पिछड़ी जातियों का उभार हुआ, दलित राजनीति सामने आई। इसका असर नौरंगिया पर कैसे पड़ा होगा, ये जानना दिलचस्प है। दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि नौरंगिया जैसी सीटों के लिए भी एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मंथन का समय था। मंडल और मंदिर, ये दो मुद्दे थे जिन्होंने प्रदेश की राजनीति को मतलब नए सिरे से गढ़ा। तो क्या नौरंगिया में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी जो नई ताकतें थीं, उनका असर दिखने लगा था? हाँ, बिल्कुल। हो सकता है शुरुआती सालों में सपा या बसपा यहाँ से सीधे सीट न जीत पाई हो, लेकिन उनका प्रभाव बढ़ने लगा था। जानकारी यही इशारा करती है कि इस दौर में छोटे दलों और जातिगत समीकरणों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था, सवर्ण, दलित, मुस्लिम, वो बिखरने लगा था। सपा ने यादव और दूसरी पिछड़ी जातियों को जोड़ा, वहीं बसपा ने दलितों को एक नई राजनीतिक पहचान दी। नौरंगिया, जो कुशीनगर जिले में है और जहां कुर्मी, मौर्य, यादव, दलित, ब्राह्मण ये सब अच्छी संख्या में हैं, वहां इन बदलावों का असर जमीन पर दिख रहा था। पार्टियां अब ज्यादा ध्यान से जाति गणित बैठाने लगी थीं। यानी कि नेशनल पार्टियों के साथ साथ रीजनल और जाति आधारित राजनीति का दखल बढ़ने लगा था। हाँ, और इसने चुनावी मुकाबले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। अब लड़ाई सिर्फ 2 या 3 बड़ी पार्टियों के बीच नहीं थी। कई छोटे छोटे प्लेयर भी मैदान में आ गए थे, जो किसी भी बड़ी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकते थे।
ये वो दौर था जब सोशल इंजीनियरिंग जैसे शब्द यूपी की राजनीति में आम हो गए थे। और फिर इस कहानी में एक और मोड़ आता है 2008 में। इस बार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक बड़ा बदलाव हुआ। आप डीलिमिटेशन की बात कर रही हैं। हाँ, परिसीमन। 2008 में पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण हुआ था। इसका मकसद था कि बदलती हुई जनसंख्या के हिसाब से सीटों की बाउंड्री तय की जाए। और इसी प्रोसेस में नौरंगिया का नाम बदल गया। हाँ, बिल्कुल। इसी परिसीमन में नौरंगिया विधानसभा क्षेत्र का नाम ऑफिशियली खड्डा विधानसभा क्षेत्र संख्या 329 कर दिया गया। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, इसकी भौगोलिक सीमाएं भी बदलीं। कुछ इलाके इसमें जुड़े होंगे, कुछ हटे होंगे। नतीजा ये हुआ कि सीट का जो पुराना जातीय और सामाजिक समीकरण था वो भी कुछ हद तक बदल गया। ये एक तरह से सीट का रीबूट था जिसने आने वाले चुनावों के लिए एक नई बिसात बिछा दी। तो इस रीबूट के बाद जब 2012 में पहली बार खड्डा नाम से चुनाव हुए तो क्या नतीजा रहा? क्या पुराने पैटर्न ही चले या कुछ नया दिखा? 2012 का चुनाव दिलचस्प था। नई बनी खड्डा सीट पर कांग्रेस के विजय कुमार दुबे जीते। कांग्रेस? अच्छा। हाँ, इसे उस समय कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह देखा गया था, क्योंकि सेंटर में यूपीए 2 सरकार थी और प्रदेश में भी कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में लगी थी। लेकिन ये उम्मीद शायद ज्यादा टिकी नहीं, है ना? क्योंकि 2017 आते आते तो यूपी की पॉलिटिक्स का रंग ही बिल्कुल बदल चुका था। बिल्कुल। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी। उसके बाद 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक जबरदस्त लहर देखने को मिली। उस लहर ने जाति और समुदाय के कई पुराने समीकरण तोड़ दिए थे। और खड्डा भी इस लहर से अछूता नहीं रहा होगा। नहीं रहा। 2017 में बीजेपी के जटाशंकर त्रिपाठी ने खड्डा सीट पर जीत दर्ज की। ओके। ये जीत न सिर्फ बीजेपी के राज्य भर की लहर का नतीजा थी, बल्कि ये भी दिखा रही थी कि पार्टी ने खड्डा जैसे इलाकों में भी अपनी पैठ बना ली है, जहां पहले मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस, सपा या बसपा के बीच होता था। यहाँ एक पैटर्न सा दिख रहा है। नेशनल या स्टेट लेवल की लहरें खड्डा के नतीजों पर सीधा असर डालती हैं। 77 में जनता पार्टी लहर, 2017 में बीजेपी लहर। हाँ, ये काफी हद तक सही है। बॉर्डर एरिया होने के बावजूद खड्डा देश और राज्य की राजनीति से कटा हुआ नहीं है। बड़ी लहरें यहाँ तक पहुँचती हैं और नतीजों को प्रभावित करती हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और ये बात 2022 के चुनाव ने साबित कर दी। इस बार तो नतीजा काफी चौंकाने वाला था। हाँ, बिल्कुल। किसी बड़ी नेशनल पार्टी के बजाय एक रीजनल, बल्कि कहें तो एक समुदाय विशेष पर आधारित पार्टी जीत गई। आप निषाद पार्टी की जीत की बात कर रहे हैं। 2022 में निषाद पार्टी के कैंडिडेट विवेकानंद पांडे यहां से विधायक चुने गए। हाँ, ये नतीजा वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्या मायने हैं इसके? ये क्या बताता है खड्डा की राजनीति के बारे में? पहली बात तो ये कि निषाद पार्टी, जिसका पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, वो मुख्य रूप से निषाद, मल्ला, केवट नदी किनारे रहने वाले और मछली पकड़ने वाले जो समुदाय हैं उनके हितों की बात करती है। विवेकानंद पांडे की जीत दिखाती है कि खड्डा में इन समुदायों की राजनीतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं और वे एक संगठित वोट बैंक के तौर पर उभर रहे हैं। दूसरी बात के नतीजा ये भी इशारा करता है कि वोटर अब सिर्फ ट्रेडिशनल बड़ी पार्टियों बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। वे लोकल मुद्दों और अपनी जाति या समुदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और क्षेत्रीय या जाति आधारित दलों को भी मौका दे रहे हैं। लेकिन निषाद पार्टी तो बीजेपी की सहयोगी भी है ना? बिल्कुल। निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में एनडीए का हिस्सा है। अच्छा। तो विवेकानंद पांडे की जीत को सिर्फ बीजेपी के विरोध के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जहां एक समुदाय अपनी अलग पहचान और राजनीतिक ताकत भी दिखा रहा है और साथ ही सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा भी है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर राजनीति कितनी मल्टी लेयर्ड हो गई है। ये तो हुई विधानसभा की कहानी। अब जरा लोकसभा कनेक्शन को भी समझ लेते हैं। खड्डा विधानसभा किस लोकसभा क्षेत्र में आती है और वहां क्या स्थिति है? खड्डा विधानसभा कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जानकारी के मुताबिक कुशीनगर से जो अभी सांसद हैं वो बीजेपी के विजय कुमार दुबे हैं। विजय कुमार दुबे? अरे, ये तो वही नाम है जो 2012 में कांग्रेस के टिकट पर खड्डा से विधायक चुने गए थे। ये कैसे? यही तो राजनीति का दिलचस्प खेल है।
विजय कुमार दुबे, जो 2012 में कांग्रेस के विधायक थे, वो बाद में पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए अच्छा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कुशीनगर से सांसद चुने गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2019 में जब लोगों ने लोकसभा के लिए वोट दिया तो उन्होंने बीजेपी के विजय कुमार दुबे को चुना, लेकिन 2022 में जब विधानसभा के लिए वोट दिया तो बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के उम्मीदवार को चुना, बीजेपी को नहीं। हाँ, या अगर बीजेपी का उम्मीदवार था भी तो उसे नहीं। ये दिखाता है कि वोटर विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग सोच रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्प्लिट वोटिंग का एक क्लासिक उदाहरण कह सकते हैं। हाँ, हो सकता है वोटर राष्ट्रीय मुद्दों, प्रधानमंत्री के चेहरे या पार्टी की बड़ी छवि को देखकर लोकसभा में वोट करें, जबकि विधानसभा चुनाव में लोकल कैंडिडेट, जातिगत समीकरण, विधायक का काम या स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्व दें। विजय कुमार दुबे का विधायक से सांसद बनना और फिर उसी विधानसभा क्षेत्र से सहयोगी दल के उम्मीदवार का जीतना, ये दिखाता है कि खड्डा की राजनीति कितनी परतदार है और यहाँ सत्ता का संतुलन कितना नाजुक है। अगर हम इस पूरे सफर को नौरंगिया से खड्डा तक समेटने की कोशिश करें तो साफ दिखता है कि यहाँ किसी एक पार्टी का दबदबा लंबे समय तक रहा नहीं। सही कहा। हमने देखा कैसे शुरुआती दौर में कांग्रेस और जनसंघ जनता पार्टी में मुकाबला था, फिर 90s में सपा और बसपा के प्रभाव ने समीकरण बदले, 2012 में कांग्रेस लौटी, 2017 में बीजेपी की लहर आई और 2022 में निषाद पार्टी ने अपनी जगह बना ली। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, वो लगातार बदलाव करते रहे हैं। लेकिन इन सभी राजनीतिक बदलावों के बीच क्या खड्डा के आम लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो उम्मीदें हैं, वो पूरी हुई? पार्टियां बदलीं, नेता बदले, पर जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जैसा कि जानकारी से आभास मिलता है, यहाँ के लोगों की मुख्य चिंताएं और मांगें काफी हद तक वही रही हैं जो शायद दशकों पहले थीं। बेहतर सड़कें, खासकर गांव के अंदर, 24 घंटे बिजली, साफ पीने का पानी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, और सबसे बढ़कर युवाओं के लिए रोजगार के मौके। गन्ने की खेती वहां का मुख्य आधार है, तो किसानों के मुद्दे जैसे गन्ने का सही दाम और टाइम पर पेमेंट, ये हमेशा अहम रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पास होने की वजह से सुरक्षा और तस्करी जैसे मुद्दे भी कभी कभार उठते होंगे। तो क्या इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ? ऐसा नहीं कह सकते कि काम बिल्कुल नहीं हुआ होगा। विकास तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर सरकार कुछ न कुछ तो करती ही है। लेकिन शायद जनता की उम्मीदों और जरूरतों के हिसाब से वो काफी नहीं रहा। ये मुद्दे आज भी चुनावी भाषणों में सुनाई देते हैं, जिसका मतलब है कि ये पूरी तरह से हल नहीं हुए हैं। पार्टियां आती जाती रहीं, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ये सवाल वैसे के वैसे बने हुए हैं और आज भी वोटर इन्हीं के समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ये थी खड्डा विधानसभा के राजनीतिक उतार चढ़ाव की कहानी, नौरंगिया के नाम से शुरू होकर खड्डा बनने तक, और कांग्रेस जनता पार्टी के दौर से लेकर बीजेपी और अब निषाद पार्टी के उभरने तक का सफर। हाँ, हमने देखा कि कैसे राष्ट्रीय और राज्य की राजनीतिक हवा, स्थानीय जातिगत समीकरण, सीट का आरक्षण, परिसीमन जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं और जमीनी मुद्दे, ये सब मिलकर इस एक सीट की तकदीर लिखते आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस कहानी से निकल कर आती है वो ये है कि खड्डा के वोटर बदलाव से हिचकते नहीं हैं। वो किसी भी पार्टी को स्थायी नहीं मानते और अपने मुद्दों के हल की तलाश में नए विकल्पों को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 2022 का नतीजा इसका सबसे ताजा सबूत है। हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे। भविष्य में खड्डा का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा? यहाँ का अगला विधायक किस पार्टी का होगा? ये शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा दल या नेता यहाँ के लोगों की उन बुनियादी ज़रूरतों, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की उस गहरी इच्छा को सबसे बेहतर ढंग से पूरा कर पाता है, जो दशकों से अधूरी सी लगती हैं। क्या कोई नई राजनीतिक ताकत उभरेगी या पुराने खिलाड़ी ही बाजी मारेंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।